हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। काची इंटीग्रल फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पूछा गया है AKTU में, पेपर कोड RAS 301 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड प्रूव काची इंटीग्रल फार्मूला। काची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेट एंड प्रूफ बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल फार्मूला एंड आल्सो इवेलुएट, इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। वेयर C इज़ द सर्किल मॉड ऑफ Z इक्वल टू 3/2। मतलब सबसे पहले काची इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ करेंगे और उसके बाद इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। तो स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल थ्योरम केवल इतना भी दे सकते हैं और उसके साथ में क्वेश्चन जोड़ के दे सकते हैं। तो जैसे ये स्टेट एंड प्रूफ के साथ में क्वेश्चन जोड़ दिया, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे इसका प्रूफ करेंगे और क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए, काची इंटीग्रल फार्मूला, काची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है? इसमें है कि मान लीजिए कोई फंक्शन fz, कोई फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन इस डोमेन D में, और इसकी बाउंड्री C है। और कोई फंक्शन fz इसके अंदर हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है। क्या है? हर एक पॉइंट पर इसके अंदर एनालिटिक है, मतलब डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक का मतलब हुआ कि वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल ज़रूर हो जाएगा। इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। और फिर इस पर अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं z इक्वल टू a, ठीक। तो आपको ये दिखाना होगा कि f a इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर C, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C fz अपन z माइनस a इंटू डी जेड, यानी fa की वैल्यू ये इंटीग्रल हो जाएगी। ऐसा आपको दिखाना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रीजन माने हैं, है ना, ये एक रीजन एक डोमेन कैपिटल D है जिसकी बाउंड्री C है, और एक पॉइंट जो हम लोग ले लिए हैं z इक्वल टू a। तो इसको एक सर्किल से बाउंड कर देंगे, है ना, एक सर्किल से बाउंड कर देंगे जिसकी रेडियस r दे देंगे, है ना, रेडियस r। तो क्या हुआ कि अब चूँकि आपको यहाँ fz अपन z माइनस a, fz तो इस पूरे रीजन में इसके अंदर हर एक पॉइंट पर fz तो एनालिटिक है, लेकिन अगर इसकी बात करें ये पूरा, है ना, तो fz अपन z माइनस a, हम लोग एक फंक्शन नया मान लेते हैं। क्या? इसको फाई z मान लेते हैं, फाई z। तो आप देखिए फाई z इक्वल टू a पर, तो फाई z की वैल्यू इनफाइनिट हो जाएगी, यानी z इक्वल टू a पर फाई z की वैल्यू इनफाइनिट हो गई। इसका मतलब z इक्वल टू a पर जो फाई z है वो एनालिटिक नहीं है z इक्वल टू a पर। इसका मतलब z इक्वल टू a क्या हो गया? पोल हो गया, z इक्वल टू a पोल हो गया, ठीक है। तो क्या है कि ये एक रीजन, ये एक डोमेन D है ना, डोमेन D, और रीजन C हो गया, है ना, इसकी बाउंड्री C हो गई, और यहाँ पर कोई पॉइंट था z इक्वल टू a। इसको एक सर्किल से आपने इनक्लोज किया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग एक कट देके इस रीजन को, एनुलस रीजन, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ z इक्वल टू a है। अब देखिए इस वाले रीजन में हमारा फाई z भी एनालिटिक हो जाएगा। ये जो फाई z है ना, फाई z इक्वल टू a पर एनालिटिक नहीं है, तो a पॉइंट हमने बाहर कर दिया ना, z इक्वल टू a को अलग कर दिया, एक छोटा सा सर्किल खींच लिया जिसकी रेडियस r है, और फिर हम लोग r टेंडिंग टू 0 दे देंगे, r टेंडिंग टू 0। तो ये सर्किल क्या हो जाएगा? एकदम छोटा एक पॉइंट हो जाएगा, तो वही पॉइंट अलग हो जाएगा, बाकी ये सब पूरा रीजन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री C हो गई, और यहाँ पर इस तरीके से गए और ये एरो लगाते हुए वापस से आ गए, ठीक है। तो ये जो पोल है, इसको एक सर्किल से जो इनक्लोज किया था उसको हम लोग C1 मान लेते हैं। तो बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम, है ना, काची एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रल ओवर C fz dz, अब चूँकि हमने फाई के लिए बनाया है तो फाई z dz
है ना। फाई जेड के लिए जेड इक्वल टू ए जो है वो सिंगुलर पॉइंट है, मतलब पोल है जेड इक्वल टू ए। तो इंटीग्रल ओवर सी फाई जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी वन फाई जेड डी जेड हो जाएगा, किससे? बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम। मतलब ये है कि जैसे काची एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि ये अगर कोई बाउंड्री सी है और ये रीजन कैपिटल आर है और इसके अंदर सपोज एन पोल्स हैं, है ना, एन पोल्स हैं। एक पोल ये हो गया जेड इक्वल टू ए, दूसरा पोल ये हो गया, है ना, तीसरा पोल ये हो गया और डॉट डॉट एन पोल है। इसका मतलब इसमें एन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर एफ जेड की वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी वहाँ एन पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है और बाकी सब पर एनालिटिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसकी बाउंड्री को C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं और ये आपका Cn हो गया। और सेंटर ये z इक्वल टू A1, ये पॉइंट A2 है, A3 है और ये AN पॉइंट है। तो काची एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रल ओवर C मतलब ये बाहर वाली बाउंड्री, इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर ये जो पोल्स हैं, तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर C2 इंटू एफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट और nth वाला इंटीग्रल ओवर Cn इंटू एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला किससे होता है? बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम, है ना, काची एक्सटेंशन थ्योरम होता है। तो इसका लगभग हम लोग हर उसमें यूज करते हैं, यानी कि जिसमें भी अगर अंदर पोल आ जाता है तो तुरंत हम लोग काची एक्सटेंशन थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पोल आ गया था, है ना, ये एफ जेड, तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पर एनालिटिक था, लेकिन फाई जेड के लिए जेड इक्वल टू ए पोल हो गया था। तो इसके ये एक पोल हो गया, तो इंटीग्रल ओवर सी बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी एफ फाई जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1, है ना, इसकी बाउंड्री C1 है, इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है काची इंटीग्रल थ्योरम का? काची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C, है ना, एफ जेड कोई फंक्शन है, एनालिटिक है इस C के अंदर हर एक पॉइंट पर एफ जेड, और z इक्वल टू ए बी एनी पॉइंट इनसाइड C, z इक्वल टू ए इसके अंदर कोई पॉइंट है ना, तो यानी कि एफ जेड तो इसके हर एक पॉइंट पर, इसके अंदर भी हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है एफ जेड, और z इक्वल टू ए इस C के अंदर, इस C के अंदर सिंपल क्लोज्ड कर्व C के अंदर z इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, तो क्या हुआ? देन एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड। ये कहलाता है काची इंटीग्रल फार्मूला। ये काची इंटीग्रल फार्मूला हुआ। तो क्या हुआ कि सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और जेड इक्वल टू ए कोई पॉइंट है ना, उसके अंदर, और उसकी बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक है, और इसके अंदर कोई पॉइंट जेड इक्वल टू ए है, तो एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड। ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाली देन के पहले जो लिखा है ये सब मान लेते हैं। क्या माना गया है कि फंक्शन क्या माना गया है कि फंक्शन कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व C है, उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन एफ जेड क्या है? एनालिटिक है, और जेड इक्वल टू ए उसमें अंदर कहीं कोई पॉइंट है C के, इस सिंपल क्लोज्ड कर्व C के अंदर जेड इक्वल टू ए कोई पॉइंट है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है, यानी देन के पहले जो लिखा वो यही बात लिखी है कि लेट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व C एंड जेड इक्वल टू ए इज एनी पॉइंट इनसाइड C, है ना, इनसाइड C। अब क्या करते हैं, चूँकि आपको ये टर्म लाना है ना, तो इसको हम लोग फाई जेड मान लेते हैं। तो कंसीडर या लेट फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि जेड इक्वल टू ए पर जेड इक्वल टू ए रख लेंगे तो फाई जेड इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि जेड इक्वल टू ए फाई जेड के लिए क्या हो गया? पोल्स हो गया, है ना। जेड इक्वल जहाँ पर भी एफ जेड या फाई जेड की वैल्यू इनफाइनाइट होती है वो पोल्स कहलाता है। जैसे इसके लिए अगर ये फाई जेड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए जेड की किसी वैल्यू के लिए तो वो पोल्स हो जाएगा। तो इट इज़ क्लियर दैट फाई जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए, है ना। जेड इक्वल टू ए
पर जेड इक्वल टू ए पर फाई जेड एनालिटिक नहीं, जबकि एफ जेड है। एफ जेड तो इसके हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, लेकिन फाई जेड ऐसा हम लोग माने हैं, तो इस तरीके से फाई जेड जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है। सो इट इज़ क्लियर दैट फाई जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए। सो जेड इक्वल टू क्या हो गया, जेड इक्वल टू ए इज़ ए पोल फॉर फाई जेड। जेड इक्वल टू ए फाई जेड का क्या है, पोल हो गया। ठीक है, तो अब हम उस पोल पर है ना, ये जो जेड इक्वल टू ए पोल है, इसको अलग कर रहे हैं, एक सर्किल खींच के, एक स्मॉल सर्किल खींच के इसको अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको अलग कर दे रहे हैं। सर्किल ये सी है, इस सर्किल की बाउंड्री को C1 कह देते हैं। तो वी ड्रा ए स्मॉल सर्किल C1 विद सेंटर जेड इक्वल टू ए। सेंटर कहाँ रखेंगे, जो सर्किल खींचेंगे वो उसका सेंटर यही मानेंगे जो जेड इक्वल टू ए पोल है। सेंटर लेते हुए आर रेडियस का एक सर्किल खींच लिया, एंड रेडियस आर दैट इज मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। ये सर्किल की इक्वेशन हो गई। यहाँ पर कोई पॉइंट जेड होगा, जेड, तो जेड माइनस ए है ना, ये यहाँ जेड इक्वल टू ए है, तो जेड माइनस ए उसका मॉड ले लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आर। सो मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसका सेंटर ए और रेडियस आर है। ठीक है, तो बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम वी हैव, इसी को हम लोग एक कट दे के रीजन को ऐसा रीजन फाइंड आउट कर लिया जहाँ पर फाई जेड भी एनालिटिक हो। तो जेड इक्वल टू ए पॉइंट अलग कर दिया एक सर्किल दे के, एक कट दे के इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, देखिए ये बीच में कट है ना, बीच में कट है। तो अब इस रीजन में फाई जेड क्या हो गया, एनालिटिक हो गया है ना। इस पूरे रीजन में जो एनुलस रीजन है, इसमें फाई जेड क्या है, फाई जेड एनालिटिक हो जाएगा। फाई जेड इस रीजन में एनालिटिक है, जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है, तो ए उसको बाहर कर दिया, उसको एक सर्किल ड्रा करके उस जेड इक्वल टू ए पॉइंट को अलग कर दिया। फिर आर टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किल और छोटा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये केवल पॉइंट बचेगा। आर टेंडिंग टू जीरो लेते ही ये सर्किल हमारा एकदम पॉइंट बचेगा केवल जेड इक्वल टू ए। तो बाकी सारे पॉइंट जेड इक्वल टू ए के अलावा बाकी पॉइंट पर हमारा फाई जेड क्या है, एनालिटिक है, लेकिन जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब जेड इक्वल टू ए क्या है, पोल है। तो अभी हमने बताया कि अगर किसी रीजन के अंदर पोल है तो बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम क्या हो जाता है, इंटीग्रल ओवर सी फाई जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1। एक पोल है तो C1 फाई जेड डी जेड, अगर दो पोल होते एक और पोल होता तो प्लस इंटीग्रल ओवर C2 फाई जेड डी जेड हो जाता। जितने इस सी के अंदर सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर जितने पोल्स होंगे उतने यहाँ प्लस करके लिखे जाएंगे। तो केवल एक ही पोल है तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बाई काची एक्सटेंशन थ्योरम है ना। अब देखिए फाई जेड की वैल्यू रख लीजिए। फाई जेड क्या माना था आपने, एफ जेड अपान जेड माइनस ए, दोनों तरफ फाई जेड की वैल्यू रख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या किया कि एफ जेड में माइनस एफ ए और प्लस एफ ए कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल होके वही एफ जेड ही बचेगा। तो अब इसको ओपन कर लेंगे इंटीग्रल इतना एक साथ है ना, एक बार इसके साथ में इंटीग्रल और एक बार इसके साथ में। तो इंटीग्रल ओवर C1 और एफ जेड माइनस एफ ए अपान जेड माइनस ए डी जेड प्लस एफ ए तो कांस्टेंट है, अलग हो गया, जेड के कंपेरिजन में कांस्टेंट है, वो अलग हो गया। इंटीग्रल ओवर C1 डी जेड अपान जेड माइनस ए। ठीक है, जेड माइनस ए। आगे देखिए, हाँ, तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, ये लिखा था पीछे। अब हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ जेड माइनस ए, इस सर्किल की इक्वेशन क्या है, इस सर्किल की इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है ना, इज इक्वल टू आर। मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, इस सर्किल की इक्वेशन है। देखिए ब्लर आ रहा, अब सही है। मॉड ऑफ इस सर्किल की इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अब जेड माइनस ए इससे क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। कैसे, इसका मॉडुलस ले लेंगे। देखिए ये क्या होता है, आर ई पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका मॉडुलस। तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है, यानी मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है। तो हम लोग जेड माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, आर ई पावर आई थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई पावर आई थीटा। तो डी जेड इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर लो, ए का जीरो हो गया, आर इंटू, देखो आर एज ए कांस्टेंट होगा क्योंकि ये सर्किल की रेडियस आर आपने कहा है, तो आर तो फिक्स हो गया है ना, आर कांस्टेंट है। तो केवल थीटा चेंज होगा, है ना, केवल थीटा चेंज होगा, आर कांस्टेंट है। तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ई पावर आई थीटा का हो जाएगा आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा मानेंगे। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस आर ई पावर आई थीटा। डी जेड इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर लो, आर एज ए कांस्टेंट ट्रीट हुआ, तो आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, है ना, डी जेड। तो अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो। तो जेड की वैल्यू यहाँ रखिए, तो एफ ए प्लस आर ई पावर आई थीटा, जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आर ई पावर आई थीटा, ठीक है, माइनस एफ ए अपान जेड माइनस ए किसके बराबर है, आर ई पावर आई थीटा के बराबर है, रख लिया, इनटू डी जेड की वैल्यू रख लो, आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, ये हो गया। प्लस इसमें देखिए प्लस एफ ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डी जेड की वैल्यू आर आई ई पावर आई थीटा अपान जेड माइनस ए की वैल्यू आर ई पावर आई थीटा डी थीटा। तो आर ई पावर आई थीटा ये कैंसिल हो गया, आई डी थीटा बचा यहाँ पर, आई इंटू सी वन डी थीटा बचा, और इसमें देखिए क्या कैंसिल हुआ, आर कैंसिल हो गया, ई पावर आई कैंसिल हो गया, आई इंटू दिस, सो आई इंटू एफ ए प्लस आर ई पावर आई थीटा माइनस एफ ए इंटू डी थीटा प्लस एफ ए आई ई इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा हुआ, है ना। अब देखिए हम लोग क्या यहाँ करेंगे कि r टेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं। क्यों r टेंडिंग टू जीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो सर्किल खींचा है, देखिए z इक्वल टू ए पॉइंट पर फाई जेड एनालिटिक नहीं है, z इक्वल टू, तो एक हमने छोटा सा सर्किल खींचा है जिससे कि ये पॉइंट z इक्वल टू ए पॉइंट को सेपरेट किया जा सके। अब वो कितना छोटा है, तो जितना छोटा से छोटा खींचा जा सके, इसका मतलब r टेंडिंग टू जीरो कर लें तो ये बिल्कुल जीरो रेडियस का एक सर्किल हो जाएगा, मतलब पॉइंट हो जाएगा, तो z इक्वल टू ए सेपरेट होगा। इसलिए हम इस सर्किल को क्या करते हैं, छोटा करेंगे, इस सर्किल को छोटा करेंगे, तो r टेंडिंग टू जीरो किया तो वो एक सर्किल क्या हो गया, केवल पॉइंट हो गया, z इक्वल टू ए बाहर हुआ, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। तो टेकिंग लिमिट r टेंडिंग टू जीरो वी गेट, तो दोनों साइड r टेंडिंग टू जीरो ले लो, तो इधर तो r है ही नहीं है, लेफ्ट साइड में तो कहीं r है नहीं, तो एज इट इज़ रहेगा, दिस इक्वल टू, इसमें देखिए जैसे ही r जीरो रखोगे तो ये टर्म तो जीरो हो गया, तो क्या बचा, एफ ए माइनस एफ ए कितना हुआ, ये एफ ए हो गया माइनस एफ ए, तो एफ ए माइनस एफ ए कट गया, जीरो आ गया, तो इंटीग्रेंड जीरो, तो इस जीरो हो गया पहला, प्लस एफ ए इंटू आई इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा, है ना, सी वन डी थीटा। तो इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा, जब C1 हटाओगे तो इसकी लिमिट रख लीजिए, तो थीटा की लिमिट क्या आएगी, 0 से 2 पाई। कंप्लीट सर्किल के लिए देखिए R तो फिक्स है ना, थीटा की लिमिट अगर हम लोग ये एंगल थीटा दे दें तो थीटा इक्वल टू 0 पे लाइन हो गई, और R तो फिक्स है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 2 पाई तक, और ये हमारा ये जो है ये C1 है, ये C1, इसकी बाउंड्री C1 है। तो इंटीग्रल ओवर C1 डी थीटा, तो C1 हटा के हम लोग लिमिट रखेंगे, तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कंप्लीट सर्किल के लिए थीटा जाता है 0 से 2 पाई, सो 0 to 2 पाई डी थीटा हो गया, ठीक है। अब 0 to 2 पाई डी थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, सो एफ ए इंटू आई इंटू 2 पाई, तो एफ ए इन दिस इक्वल टू एफ ए 2 पाई आई, ये किसके बराबर चल रहा था, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड, है ना, ये इसी के इक्वल चल रहा था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई एफ ए 2 पाई आई, इससे एफ ए की वैल्यू क्या हो गई, एफ ए इज इक्वल टू 2 पाई आई को अपान में कर लो, सो 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड, यही काची इंटीग्रल फार्मूला है ना। तो स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल फार्मूला, ये प्रूफ हो गया काची इंटीग्रल फार्मूला। अब इस पर क्वेश्चन कहा है, इस पर क्वेश्चन करने के लिए बोला है
कि इंटीग्रल ओवर सी, इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी 4 माइनस 3z अपॉन जेड, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 डी जेड, वेयर सी क्या है, सी दे रखे हैं कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो अब इसके पोल्स निकालो इस इंटीग्रल के, यहाँ पर इंटीग्रेंड है ये, तो इस ये एफ जेड हो गया, तो इसके पोल्स क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर जीरो करो तो उससे पोल्स मिलेगा, तो इसको जीरो करने पर जेड की वैल्यू जीरो, इसको जीरो करेंगे तो जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2। सो जेड इक्वल टू 0, 1, 2 आर द सिंपल पोल्स। सिंपल पोल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, सबकी पावर में 1 है, इसका मतलब ये सिंपल पोल्स हो गया। अब इन पोल्स में कौन कौन से पोल इस सर्किल के अंदर लाइज कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2, इसका मतलब ये सर्किल है और सर्किल का सेंटर क्या है, जेड इक्वल टू 0 है ना, यहाँ जेड माइनस ए सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो जेड माइनस 0 मतलब 0 ओरिजिन पर, इस सर्किल का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर सेंटर है, और रेडियस कितनी है 3/2, तो 3/2 देखो इतना 1 माना और ये 2, तो 3/2 का मतलब 1.5 लेकर एक सर्किल, रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रा कर लीजिए, तो ये सर्किल ड्रा हो गया 1.5 रेडियस का। अब देखो पोल कहाँ कहाँ पर है, तो जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 मतलब ये ओरिजिन है ना, ये एक पोल ये है C1, दूसरा जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1, ये जेड इक्वल टू 1 यहाँ पर ये पोल हो गया जेड इक्वल टू 1, और जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2 कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 2 है ना, 2 पोल पर, ये पोल्स हो गया जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2 है ना, ये तो रिप्रेजेंट करने आता होगा ना कि जेड इक्वल टू 1 कहाँ पर होगा, जेड इक्वल टू 1 का मतलब जेड की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई है ना, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 प्लस आई इंटू 0, कंपेयर करेगा तो x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0, इसका मतलब पॉइंट हो गया 1, 0, तो z इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, 1, 0 है ना, 1, 0, तो 1, 0 कहाँ पर पॉइंट है, ये 1, 0, इसलिए z इक्वल टू 1 पॉइंट ये हो गया, z इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया z इक्वल टू 2, ये पॉइंट हो गया z इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन से पोल इस सर्किल के अंदर लाइज कर रहे हैं, तो केवल 2 ही, एक पोल तो बेकार हो गया, ये किसी काम का नहीं, z इक्वल टू 2 हमारे किसी काम का नहीं, उसको छोड़ देंगे, तो बट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1 आर ओनली पोल्स विच लाइज इनसाइड C है ना। अब इस C के अंदर इसकी बाउंड्री C है, इसकी बाउंड्री देखो हमने C कहा है, और इस सर्किल की इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3/2, और इसकी बाउंड्री क्या है C, इस C के अंदर 2 पोल लाइज कर रहे हैं, तो बाई एक्सटेंशन थ्योरम, बाई एक्सटेंशन ऑफ काची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रल ओवर, अच्छा इनकी बाउंड्री को, इसको C1, इसकी बाउंड्री को C1 मान लिया, स्मॉल सर्किल जिसका सरकमफेरेंस C1, और स्मॉल सर्किल ये भी है जिसका C2 हो गया, इसकी बाउंड्री C2 है, तो 2 पोल इसके अंदर हैं, उन्हीं 2 को लेंगे। तो इन बाई एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहते हैं कि ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व C है, इसके ओवर इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड इक्वल टू इन पोल्स के ओवर हो जाएगा, तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड इस पोल का प्लस इंटीग्रल ओवर C2 इंटू एफ जेड डी जेड, और जितने भी पोल होंगे इसके अंदर वो सब यहाँ प्लस करके लिखे जाएंगे, तो 2 ही पोल थे तो 2 प्लस करके लिख लिया, ठीक है। अब एफ जेड की वैल्यू रख लो, एफ जेड कितना है, 4 माइनस 3z अपॉन जेड, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए C1 पोल के लिए क्या है, z इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, तो अपान में हम लोग z माइनस ए वाला टर्म, देखिए यहाँ पर ये जो z माइनस ए है ना, ये z माइनस ए, तो इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, ए पोल के लिए, ये किसके लिए है, ए के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग z इक्वल टू 0 के लिए लिख रहे हैं कि इसका मतलब z माइनस 0 का मतलब z, ठीक है, केवल अपान में हम ये टर्म रखेंगे, बाकी सब एफ जेड में भेज देंगे, तो बाकी सब ऊपर कर दीजिए, तो इसको हम लोग रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, अपान में केवल z और बाकी सबको ऊपर कर लीजिए, वो एफ जेड हो जाएगा इसके लिए, डी जेड प्लस दूसरे वाले टर्म में लिखा तो यही जा रहा है, इसी को रीअरेंज कर रहे हैं, है ना, यहाँ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोल किसके लिए है, z इक्वल टू 1 मतलब z माइनस 1 है ना, तो z माइनस 1 यहाँ रखेंगे, z माइनस 1 पोल क्या होगा, पोल कैसे निकलेगा, z माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से पोल निकलेगा, तो इनमें से इसको z इक्वल टू 1 पोल किससे निकला था, इस वाले से, तो इसको अपान में रखेंगे, बाकी सब ऊपर कर देंगे, तो z और z माइनस 2 न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है, न्यूमरेटर में चला गया डी जेड, 2 ही टर्म थे, ऐसा हो गया। तो अब बाई काची इंटीग्रल फार्मूला देखिए ये आपके सामने है, तो ये इंटीग्रल किसके बराबर होगा,
2 पाई आई इंटू एफ ए क्या होगा, जो इसका न्यूमरेटर होगा उसमें जेड की जगह ए रखेंगे तो 2 पाई आई इंटू एफ ए के बराबर हो जाएगा। तो इसी से हमने लिख लिया ये आपका एफ जेड हो गया है ना, इतना एफ जेड बनेगा। इसके लिए एफ जेड ये बनेगा। तो हर एक पोल, हर एक ये C1 C2 हर एक के लिए एफ जेड आपका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आई इंटू एफ जीरो है ना, एफ जीरो प्लस 2 पाई आई इंटू एफ वन। ठीक है, अब इसके लिए एफ जेड की वैल्यू ये होगी, पहले के लिए एफ जेड की वैल्यू ये है और दूसरे के लिए एफ जेड की वैल्यू ये है। तो इसमें एफ जीरो निकालना है आपको, ये एफ जेड है, इसमें जेड एफ जीरो, इससे एफ जीरो निकालो, एफ जीरो तो जेड की जगह जीरो रख लो। तो कितना हुआ 4 माइनस जीरो अपान जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू। तो ऊपर हो गया 4 अपान माइनस वन माइनस टू, तो 4 अपान माइनस वन माइनस टू प्लस 2 पाई आई इंटू इस बार एफ वन यानी और एफ जेड क्या होगा, ये वाला हमारा एफ जेड बनेगा, जो न्यूमरेटर में होगा वो एफ जेड बनेगा। तो जेड की जगह क्या रखना है 1, तो 4 माइनस थ्री अपान जेड की जगह 1 रख लो, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस टू मतलब माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर कितना हुआ 4 माइनस थ्री का मतलब 1 अपान माइनस 1, 1 अपान माइनस 1 का मतलब माइनस 1 हुआ, माइनस 2 पाई आई ये हो गया। इसमें देख लो ये माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, 4 पाई आई हो गया। सो 4 पाई आई माइनस 2 पाई आई घट गया, तो कितना आ गया 2 पाई आई। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गया 2 पाई आई है ना। तो ये जो सर्किल दिया हुआ था क्या, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2, इसके लिए है ना, ये सर्किल है तब ये आई है वैल्यू। अगर सर्किल को और बढ़ा देते हैं ना, मान लीजिए ये वाला पोल भी उसी सर्किल के अंदर होता है, यानी इसकी इक्वेशन अलग देते हैं, तब फिर आपका रिजल्ट दूसरा आ जाता है। डिपेंड करता है कि ये जो क्लोज्ड कर्व सी दिया हुआ है, ये जो सर्किल दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो सी दिया है ना, इसके बारे में ज़रूर देंगे कि कितना पार्ट है। ठीक है, यही चीज़ अगर सी इतना बड़ा सर्किल लेते तो ये भी बाहर हो जाता, सी अगर और बड़ा सर्किल ले लेते ये वाला भी अंदर हो जाता, तो यहाँ एक टर्म और जुड़ता। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं काची इंटीग्रल फार्मूला के, है ना। काची इंटीग्रल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके कई वीडियो हम आपको दे रहे हैं, ये पहला वीडियो है। अगले लेक्चर में फिर एक ऐसा ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।